बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की, तो हर नेशन का खुद का एक सिस्टम होता है फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज और उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, और इसी बेसिस पे हम लोग वेरियस इकोनॉमीज को डिवाइड करते हैं। अब देखिए, वैसे इसके 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट इन एडिशन टू दिस कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमीज भी आ जाती हैं। शुरू करते हैं हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी से। ये सिस्टम बिलीव्स और कस्टम्स पे बेस्ड होता है, इंक्लूडिंग ट्रेडिशन एंड रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी काफी समय तक वर्णा सिस्टम के ट्रेडिशन के हिसाब से डिवाइडेड थी। इसी तरीके से ट्रेडिशनल इकोनॉमी में ऑक्यूपेशन और प्रोडक्शन ट्रेडिशंस के बेसिस पे होता है। अब देखिए, ऐसी इकोनॉमीज डायनेमिक नहीं होती, मतलब ट्रेडिशंस के बेसिस पे होने की वजह से ये चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसी सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैटिक रहता है, मतलब अगर कोई राजा है तो उसके बच्चे भी राजा होंगे, और अगर कोई मिनिस्टर है तो उसके बच्चे भी मिनिस्टर होंगे। ऐसे में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाय फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल वेज। ऐसी इकोनॉमीज की खास बात ये होती है कि ये प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव नहीं करती, और अगर सरप्लस प्रोड्यूस होता है तो या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या फिर जो भी अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट है उसको दे दिया जाता है, और इसी सरप्लस प्रोड्यूस से ये अथॉरिटी अपनी स्टैंडिंग आर्मीज फाइनेंस करती हैं। अब देखिए, अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैटिक होने की वजह से ट्रेडिशनल इकोनॉमी के लोग सोशली सेटिस्फाइड रहते हैं। एक्चुअली में ऐसी इकोनॉमी के लोगों को राइट्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दे ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ड्यूटीज, जो कि उनको करनी पड़ती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो करना है वो करना है। यहाँ पर लोग ये नहीं देखते कि हमको इक्वल वेजेस मिल रही हैं या फिर हमारा इक्वल सोशल स्टेटस है। इसके बाद है कमांड इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है फॉर कंट्रोलिंग ऑल दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें स्टेट ही डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। भारत में मुगल्स के आने से पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, और मुगल्स के आने के बाद कमांड इकोनॉमी हो गई, जहां पर सुल्तान के पास ही सारी इकोनॉमिक पावर्स होती थीं, और एक प्लान्ड वे में ही मुगल्स ने मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही कमांड इकोनॉमी में प्राइसेस और वेजेस गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि उन्होंने मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल किया था, साथ ही साथ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पे भी रोक लगा दी थी। अब देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में तो ट्रेडिशन के हिसाब से लोग अपनी ऑक्यूपेशन डिसाइड करते थे, बट कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है कि कौन से इंडिविजुअल्स कौन सा काम करेंगे। ऐसी इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस बिल्कुल भी फ्रीली काम नहीं कर पाती, और इसी वजह से ऐसी मार्केट इनफ्लेक्सिबल होती है। सोशलिज्म भी एक तरीके की कमांड इकोनॉमी है, जिसमें स्टेट सारे रिसोर्सेज का ओनर होता है, और स्टेट ही डिसाइड करता है कि लोगों को क्या करना है। इसका एग्जाम्पल हमको सोवियत यूनियन और चाइना में भी मिलता है। जब चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुई थी, उस समय पर गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया था कि लोग कौन सा काम करेंगे। फिर आती है मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, और ना ही कोई प्लानिंग होती है, और इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का और एंटरप्राइजेस का जो कलेक्टिव एफर्ट होता है वही इकोनॉमी की कंडीशन को डिटरमाइन करता है। ऐसी इकोनॉमी में प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, और साथ ही साथ फ्री कंपटीशन होता है अमंग वेरियस एंटरप्राइजेस। ऐसी इकोनॉमी में ही एक टर्म आ जाता है लेज़र-फेयर। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मिनिमम या फिर नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में 1991 के लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमने ऐसी इकोनॉमी की तरफ ही अपने कदम बढ़ाए थे बाय रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म। मतलब कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था ओवर वेरियस फोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी, उसको कम करने की बात की गई थी। ऐसी मार्केट में जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और सब्सिक्वेंटली प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। जबकि अगर सप्लाई कम होती है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं।
ऑलमोस्ट सारे इकोनॉमिक डिसीजंस इसी इक्वेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं। ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल रखना और लॉ इन्फोर्समेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज सही से कंडक्ट की जा सके, इसको इंश्योर करना होता है। हाउएवर, अगर प्योर मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। अब देखिए, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती, और इसी वजह से दुनिया में कहीं पर भी प्योर मार्केट इकोनॉमी नहीं मिलती। ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारे यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक प्योर मार्केट इकोनॉमी थी जो कि सिर्फ ट्रेड के ऊपर बेस्ड थी। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी किंग के साक्ष्य नहीं मिलते, बल्कि रिसर्चर्स का ये मानना है कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को गवर्न करता था। फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर डुअल इकोनॉमी। इसमें कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के मिक्स्ड फीचर्स होते हैं। अब ऐसी इकोनॉमी में मेन फीचर ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL और प्राइवेट कंपनीज हैं जियो, एयरटेल एक्सेट्रा। इसके अलावा रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेलफेयर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। ऐसी इकोनॉमीज में सेक्टर के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड होती हैं। बात करें गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की, तो ऐसी इकोनॉमी में सिलेक्टेड एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। इसके अलावा देश का टैक्सेशन और मॉनेटरी पॉलिसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वेरियस रेगुलेटर्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, और इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज दोनों को ही सेबी रेगुलेट करता है। ऐसी इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस के पास काफी सारी फ्रीडम होती है फॉर चूजिंग देयर ऑक्यूपेशन, लेकिन प्रोड्यूसर्स को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दिया जाता ताकि वो लोग कंज्यूमर्स और लेबरर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। अब देखिए, वैसे तो आज के समय में दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सब मिक्स्ड कैटेगरी में ही आती हैं। हाउएवर, कमांड और मार्केट इकोनॉमी के बीच का जो बैलेंस है वो हमको भारतीय इकोनॉमी में देखने को मिलता है। पहले ये माना जाता था कि USA और UK कैपिटलिस्ट कंट्री हैं और इसीलिए ये लोग मार्केट इकोनॉमी हैं, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल बढ़ता गया इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैसे वैसे इन सारे देशों को हम मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में गिनने लगे। अब इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो देखिए, ये इकोनॉमी एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी ही होती है। हाउएवर, इसका फाउंडेशनल पिलर परचेजिंग पावर पे डिपेंडेंट होता है, मतलब आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, लो कॉस्ट हाउसिंग, क्योंकि जिन लोगों के पास घर खरीदने की क्षमता नहीं होती उनके लिए घर नहीं बनाए जाते, बिकॉज देयर इज नो डिमांड। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी कमोडिटी है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर की जाती हैं। अब कैपिटलिस्ट का ही उल्टा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है कि कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऐसी इकोनॉमी में ये प्रिजम्पशन लेके चला जाता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट को समझती है और इसीलिए जो पॉलिसीज बनती हैं वो सोसाइटी के लेवल पे बनती हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल बायर्स। ऐसी इकोनॉमी में इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर मायने नहीं रखती, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। एक सोशलिस्ट सिस्टम में आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक भी दुनिया की इकोनॉमीज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है: हाई इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। अब यहाँ पर इनकम मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम ऑन पर कैपिटा बेसिस, मतलब कि देश की ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन अगर हम करेंगे तो हमको पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम मिल जाएगी। इसको US डॉलर्स के टर्म्स में डिटरमाइन किया जाता है यूजिंग दी एटलस मेथड।
अब इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बस आप इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। अब ऐसे केस में जो ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा इस डेटा में समय समय पर रिविजन्स किए जाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ये रिवीजन का काम साल में एक बार करता है, एट द बिगनिंग ऑफ इट्स फिस्कल ईयर, जो कि जुलाई में शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि वर्ल्ड बैंक का फिस्कल ईयर जुलाई से शुरू होता है। इसके अलावा आने वाले 12 महीने के लिए सारी कंट्रीज का डेटा फिक्स्ड रखा जाता है।